हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी आपके सामने नया टॉपिक लिखा हुआ है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी व बेरोजगारी। अब सबको अच्छी तरह पता है कि जहां बेरोजगारी होगी वहां गरीबी होगी। गरीबी बेरोजगारी का कारक नहीं है, क्योंकि गरीबी में भी बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, मतलब वो लड़कर संघर्ष कर रोजगार लेते हैं। गरीबी बेरोजगारी का कारक नहीं है, परंतु बेरोजगारी गरीबी का कारक है। समझ रहे हैं आप? बेरोजगारी गरीबी का कारक है। यदि लंबे समय तक बड़े क्षेत्र में बेरोजगारी है तो गरीबी का प्रभाव वहां पर अधिक देखने को मिलेगा, गरीबी की स्थितियां वहां पर उत्पन्न होंगी। तो इन दो टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनमें अगर हम देखें तो सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड सैद्धांतिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। गरीबी के कारण क्या हैं, बेरोजगारी के क्या प्रमुख कारण हैं, निदान क्या है, सॉल्यूशन क्या है, दोनों का इस पर प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे राइटिंग में भी जो है ये बहुत ज्वलंत मुद्दा रहता है, बर्निंग टॉपिक है ये। और विश्व में आप देखिए, किसी भी समय कहीं भी आप देख लीजिए तो ये मुद्दे जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो यूएनओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएं, चाहे वर्ल्ड बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएं, या फिर किसी भी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएं। तो ये प्रमुख मुद्दे हमेशा रहे हैं। अब अगर हम बच्चों इसकी बात करें कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो मैंने आपको बताया कि जैसा कि मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि गरीबी की समस्या का निदान कैसे किया जा सकता है, गरीबी के प्रमुख कारक क्या हैं, गरीबी के कौन कौन से इफेक्ट हैं या प्रभाव। ठीक है, सेम यही चीज बेरोजगारी के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर हम सभी एग्जाम्स के टीयर 1 या प्री की बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें टाइप्स ऑफ पॉवर्टी या टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उनका कोई जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वर्ल्ड लेवल पे दिया गया है या किसी भी अलग लेवल पे दिया गया है, तो वो एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। और उसके बाद फिर इनसे रिलेटेड जो डेटा हैं उन डेटा के आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारे आंकड़े हैं, डेटा हैं, उन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे पॉवर्टी या गरीबी। पॉवर्टी या गरीबी, तो एक सामान्य परिभाषा की अगर बात की जाए कि व्हाट इज पॉवर्टी, गरीबी क्या है, तो जो सामान्य अर्थशास्त्री, क्योंकि हम लोग इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, सामाजिक पहलू क्या है वो अलग है, तो एक जो सामान्य अर्थशास्त्रियों का समूह है वो गरीबी को इस प्रकार से परिभाषित करता है कि यदि किसी व्यक्ति को, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी पर्सन या व्यक्ति को उसके जीवन से जुड़ी, उसके जीवन से या लाइफ से जुड़ी अनिवार्य आवश्यकताएं प्राप्त ना हो तो वह गरीबी की श्रेणी में माना जाएगा, वह गरीबी की श्रेणी में माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को उसके दैनिक जीवन से, डेली लाइफ से जुड़ी अनिवार्य आवश्यकताएं, भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब क्या हैं, कंपलसरी सर्विसेज हैं, कंपलसरी उसकी नीड है। ये अनिवार्य आवश्यकताएं अगर उसे प्राप्त नहीं होती तो वो गरीबी की श्रेणी में आएगा, अर्थात उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। ठीक, क्योंकि इसी से एक लाइन बना दी गई जिसको बोला गया BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसको शिक्षा मिल रही है, जिसको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं, जिसको भोजन मिल रहा है, वो इस
श्रेणी से ऊपर है, उसको गरीबी रेखा में नहीं है वो। लेकिन जिसको इन सारी सुविधाओं का अभाव है या इनमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है, इनमें से एक चीज मिल रही एक चीज नहीं मिल रही है, तो वो क्या हो गया? बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा के नीचे। अब विश्व के विभिन्न देशों में इस गरीबी रेखा या बिलो पॉवर्टी लाइन, एक लाइन बना दी गई कि अगर आपको ये सुविधा नहीं मिल रही तो आप उसकी रेखा के नीचे हैं, अगर मिल रही तो आप उससे ऊपर हैं। तो अब मुख्य चीज यहां पर क्या हो गई? गरीबी रेखा, क्योंकि इसी रेखा से, इसी लाइन से, पॉवर्टी लाइन से ही सब कुछ डिसाइड होगा कि इस पॉवर्टी लाइन का निर्धारण कैसे किया जाए। तो विश्व के अलग अलग देशों में और अलग अलग संगठनों द्वारा गरीबी रेखा का जो निर्धारण है वो अलग अलग प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला है, यानी निर्धारण के आधार, गरीबी रेखा निर्धारित करने के आधार। पहला, फर्स्ट, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। जैसे हमने ये मान लिया कि अगर प्रतिदिन किसी व्यक्ति को 100 रुपए की आय नहीं प्राप्त होती तो वो गरीबी रेखा के नीचे होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में क्या है उसका, अभी आगे हम लोग चलते हैं। तो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम एक आधार माना गया। और प्रति व्यक्ति आय, ये यूनिवर्सल बेसिस पर अगर देखा जाए, वर्ल्ड बैंक हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या बहुत सारे कंट्री हैं, वहाँ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर पॉवर्टी लाइन का निर्धारण किया जाता है या प्रति व्यक्ति आय के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। दूसरा है प्रति व्यक्ति उपभोग, पर कैपिटा कंजम्पशन। प्रति व्यक्ति उपभोग या पर कैपिटा कंजम्पशन की बात की गई है। और मुख्य रूप से ये उपभोग कैलोरी के रूप में, एज अ कैलोरी। ये कह दिया गया जैसे कि एक व्यक्ति अगर एक दिन में 2000 कैलोरी नहीं प्राप्त करने की क्षमता रखता तो वो गरीबी रेखा के नीचे है। अभी आने वाले अगले जो भी टॉपिक है उसमें हम इसकी डिटेल में जाएंगे, कैसे इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसका उपयोग कैसे करते हैं। बट अभी क्या है, अभी आपको ये जानना है कि पर कैपिटा कंजम्पशन या प्रति व्यक्ति उपभोग किसका? कैलोरी का। कितने कैलोरी का भोजन, अगर उससे पहली चीज क्या है? भोजन है। तो इतने कैलोरी का भोजन अगर नहीं प्राप्त होता तो गरीबी रेखा के नीचे है। तीसरा है प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय या पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, अब इसमें क्या है कि मैंने अभी आपको बताया कि अर्थशास्त्रियों की परिभाषा ये है कि एक व्यक्ति जो है वो अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई अगर अनिवार्य आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं करता तो गरीबी रेखा के नीचे है। तो जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, भोजन है, कपड़ा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उस पर जो उपभोग किया गया है, उस पर जो व्यय किया गया, उस उपभोग के मद में जो व्यय किया गया या उस कंजम्पशन के सेक्शन में जो एक्सपेंडिचर किया गया, उसको कहा गया कि अगर वो नहीं है उसके पास तो गरीबी रेखा के नीचे है। जैसे फॉर एग्जांपल एक किया कि 100 रुपए प्रति व्यक्ति आय है तो गरीबी रेखा के नीचे है, 100 रुपए से कम है तो। एक ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर 80 रुपए प्रतिदिन उपभोग नहीं कर सकता, उपभोग व्यय नहीं कर सकता तो गरीबी रेखा के नीचे होगा।
एक ये होगा अगर व्यक्ति 2000 कैलोरी का भोजन नहीं प्राप्त कर सकता तो वो गरीबी रेखा के नीचे। कर सकता, मैं बार बार ये वर्ड बोलूंगा, कर सकता, क्योंकि बहुत लोगों के पास क्षमता होती है और नहीं करते। यहां पर वो है कि कर सकता तो वो गरीबी रेखा के नीचे है। तो अधिकतर देशों में, अधिकतर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित 3 आधारों का प्रयोग किया जाता है। पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, ठीक है, सॉरी, प्रति व्यक्ति उपभोग कैलोरी के रूप में, पर कैपिटा कंजम्पशन एज अ कैलोरी, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन। ठीक, अब आते हैं बच्चों हम इसके अगले सेक्शन में कि गरीबी रेखा का निर्धारण मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि किसके किसके द्वारा किए गए गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला संगठन है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। पहला संगठन है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। और विश्व बैंक की परिभाषा किस आधार पर है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण, पर कैपिटा इनकम के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण। ठीक, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण। ठीक है, ये यहां पर दिख रहा है कि विश्व बैंक ने इस आधार को एक्सेप्ट किया है मुख्य रूप से। अब लेटेस्ट जो विश्व बैंक की परिभाषा है वो क्या कहती है? यदि किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को, यदि किसी व्यक्ति को प्रतिदिन, पर डे, प्रतिदिन $1.90 से कम आय प्राप्त होती है तो वह बीपीएल के अंतर्गत है, बिलो पॉवर्टी लाइन या बीपीएल के अंतर्गत है। ठीक, यदि किसी व्यक्ति को प्रतिदिन, पर डे $1.35 से कम आय प्राप्त होती है तो वह बीपीएल के अंतर्गत है, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत है। पहले ये $1.25 था, जो अब $1.25 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? $1.90। तो इस परिवर्तन को आपको ध्यान रखना है कि आज की डेट में अगर हम कहें तो गरीबी रेखा प्रतिदिन, पर डे अगर किसी को $1.90 नहीं मिल रहा है तो वो गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक, यानी लगभग ₹150 प्रतिदिन अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है किसका? वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, सभी कंट्रीज के लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। मैं यूनिवर्सल एवरेज फॉर्मूले की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने डेवलप कंट्रीज के लिए अलग, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अलग और अनडेवलप कंट्रीज के लिए अलग भी निर्धारण किया है। बट ये है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यूनिवर्सल, जो मैक्सिमम कंट्रीज का जो एवरेज है वो ये है। अब अगर हम बात करें कि ये तो हो गया विश्व में गरीबी रेखा का निर्धारण, अब बात करते हैं भारत में। भारत में बीपीएल का निर्धारण, बिलो पॉवर्टी लाइन या भारत में
बीपीएल का निर्धारण। तो भारत में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अलग अलग समय पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता रहा है, और अपने अपने समय पर जो भी निर्धारण किया गया है वो सब इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली परिभाषा पर आते हैं योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आज आप ये सोच रहे होंगे अभी तो योजना आयोग है नहीं, तो योजना आयोग से क्या लेना देना है, अभी तो नीति आयोग है। बट लेना देना है। भारत में, स्वतंत्र भारत में पहली बार गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया है? योजना आयोग ने। और भारत में अगर देखा जाए तो अधिकतर पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जो गरीबी रेखा के आधार पर जितनी भी योजनाएं बनती रहीं, विकास की योजनाएं, वो सब किसकी परिभाषा के आधार पर थी? योजना आयोग की। इसलिए योजना आयोग नहीं होने के बाद भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कुछ डेटा के लिए। ठीक, तो सबसे पहली बात अगर करें हम कि योजना आयोग ने पहली बार गरीबी रेखा का निर्धारण भारत में किया, किस आधार पर किया? प्रति व्यक्ति उपभोग कैलोरी के आधार पर। ठीक, तो योजना आयोग ने बीपीएल का निर्धारण किसके आधार पर किया? प्रति व्यक्ति उपभोग या कैलोरी के आधार पर। अब क्या किया योजना आयोग ने? कहा ग्रामीण क्षेत्र, दो तरह के क्षेत्र हैं, दोनों के लिए अलग अलग निर्धारित किया, और आज भी अलग अलग हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। और शहरी क्षेत्र, ठीक। तो योजना आयोग ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन, पर डे, प्रतिदिन, और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन, पर डे, प्रति व्यक्ति, पर पर्सन, प्रतिदिन नहीं प्राप्त करने वाला व्यक्ति, नहीं प्राप्त करने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक, अब अगर आपको परिभाषा के रूप में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? योजना आयोग ने प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। योजना आयोग ने प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग या उपभोग के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, 2400 कैलोरी 2400 कैलोरी पर डे पर पर्सन, तथा शहरी क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, पर डे पर पर्सन नहीं प्राप्त करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक, तो अब यहां पर आप समझ सकते हैं कि सबसे पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो प्लानिंग कमीशन ने दिया, और आज भी जो लेटेस्ट हमारा सी रंगराजन समिति की रिपोर्ट है उसमें भी इस परिभाषा को अपनाया गया है। हाँ, कैलोरी में अब चेंज आ गया है, बट ये है कि आज भी उसको हम एक्सेप्ट करते हैं इस परिभाषा को। ठीक, अब यहाँ पर दो चीज़ें मैटर करती हैं। मैंने कहा कि इतने कैलोरी, पहली चीज़ तो आपको दिमाग में आ रहा होगा, यार ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और नगरीय क्षेत्र में 2100 कैलोरी। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि दोनों में अंतर क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति के लिए अलग है, शहरी क्षेत्र के लिए अलग है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इन दोनों के लिए जो अलग है उसको आप समझिए क्यों अलग है। ग्रामीण क्षेत्र में
एक व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है क्योंकि वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है। शहरी क्षेत्र में फिजिकल वर्क कम है और उसको कैलोरी की आवश्यकता उसकी अपेक्षा कम होती है। 300 कैलोरी का डिफरेंस था इस परिभाषा के आधार पर, क्योंकि ये माना जाता था कि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। आप अभी गेम एक्टिविटी कर लो, आप बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हो तो अलग है, लेकिन जब आप गेम एक्टिविटी करते हो, कुछ दौड़ भाग कर लेते हो, तो क्या होता है, आपको लगता है कि भूख लग रही है और ज़्यादा कैलोरी चाहिए हमें। कैलोरी हमें किससे मिलना है? भोजन से मिलना है। तो इस वजह से ये अंतर है। और मैं अक्सर क्लासेस में इसका उदाहरण लेके भी बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल शहरी क्षेत्र में आप जो है, आप देखिए कि लोगों की जो डाइट होती है खाने की, वो बहुत लिमिटेड होती है, बहुत लिमिट में होती है। और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है, जितनी भूख है उतना खाया, जम के खाया। शहर में क्या है कि रोटी काउंट करके खाना है, दाल की क्वांटिटी फिक्स है, सब्जी की क्वांटिटी फिक्स है ज़्यादातर घरों में। अब ऑन एन एवरेज ये कहा जा रहा है, तो ज़्यादातर घरों में रोटी की क्वांटिटी कि सुबह इतनी रोटी खानी है, शाम को इतनी रोटी खानी है, और इतनी दाल खानी, इतना चावल खाना है, सब कुछ फिक्स है। गांव में फिक्स नहीं है। गांव में क्या है, जितनी भूख है उतना खाना है यार। वो 4 रोटी भी हो सकती है, वो 5 व 6 भी हो सकती है। अब ये वीडियो लेक्चर जो लड़कियां देख रही होंगी वो सोच रहे हैं, अच्छा 5 रोटी 6 रोटी क्यों? क्योंकि उनको तो 1 रोटी और इत्तू सा चावल, तो क्या होगा, अगर 1 रोटी और इतना चावल खाओगे मुकाबला कर पाओगे? फिर नहीं कर पाओगे। मैं बार बार ये कहता हूँ, क्योंकि उतनी कैलोरी आपको भी, यहाँ पर कैलोरी में मेल और फीमेल का कोई अंतर नहीं किया गया है, सबके लिए वही कैलोरी है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। बट होता क्या है, आप सब अच्छी तरह जानते हो। तो शहरी क्षेत्र में जो है वो लिमिट की बात रहती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। अब आप सोचिए कि अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, ठीक, तो इसका मतलब क्या है भाई? सीधी सी बात है कि आवश्यकता के अनुसार। अब इसका एक उदाहरण है, आप शहर में किसी के भी घर पे आप चले जाओ, किसी के घर पे चले जाओ, क्योंकि वहाँ लिमिटेड रोटी है, सब कुछ पहले से फिक्स है, चावल दाल सब्जी। आप किसी के घर पे खाने के टाइम चले जाओ, खाने के थोड़ा पहले या टाइम पे चले गए, तो वहाँ क्या पूछेंगे वो? आप खाना तो नहीं खाओगे? आप खाना तो नहीं खाओगे? नहीं खाओगे मतलब आपसे आंसर चाहते हैं कि नहीं खाओ, क्योंकि हमारे यहाँ सबका फिक्स है, बन चुका है, अभी लिमिटेड है। आपके चक्कर में हम लोग सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, सब कम हो जाएंगे। और धीरे धीरे क्या होता है, अगर उसने कहा कि हमें खाना है, बैठा, तो अब वो चावल दाल रोटी सब्जी सब एडजस्ट होना है। थोड़ा तुम्हारे में कम कर दो, थोड़ा तुम्हारे में कम कर दो, कुछ बनना नहीं है, अब सब उसी में एडजस्ट होना है। और उसको छोटी छोटी कटोरी में दिया गया। और कहीं संजोग से वो गांव का आदमी है जो शहर में पहुंचा हुआ है एज ए गेस्ट, तो ऐसे में अगर वो डाइनिंग टेबल पे बैठा या कहीं भी बैठा और उसको जो है जब मिलना शुरू हुआ, तो उसके बाद उससे पूछा जाएगा क्या, रोटी तो नहीं लेंगे आप, और रोटी तो नहीं लेंगे, और दाल तो नहीं लेंगे, और सब्जी तो नहीं लेंगे? क्यों? क्योंकि सब असर कौन सा है, लिमिटेड डाइट वाला है, उसको ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करना है। लेकिन वही पर्सन अगर गांव में जाता है, सपोज दैट शहर का व्यक्ति एक गांव में जाता है, ठीक, और खाने के उसी तरह से वो पहुंचता है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ अनलिमिटेड मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा बना हुआ है, क्योंकि डाइट के हिसाब से प्लस माइनस करना है। तो अब वो पर्सन पहुंचा, बहुत सही टाइम आ गया, चलो बैठो खाना खाओ। अब उसने मना किया, नहीं खाएंगे, नहीं बहुत सही, खाने में मना होना नहीं करना चाहिए, बैठो। अब रोटी लेकर आए, दाल पूरा भर के, चावल सब्जी सब रोटी लेकर आए, तो रोटी में ये नहीं कह रहे कि नहीं, 1 रोटी लेंगे क्या, नहीं लेंगे, अरे खाओ, अरे यार ये जवान शरीर है, लो 2 रोटी 3 रोटी एक्स्ट्रा
खाना चाहिए, नहीं खाओगे तो कैसे होगा, ठीक है। वहां का माहौल ये होता है, ठीक। मैं क्लासेस में बच्चों को कैलोरी का एक डिफरेंस गांव और शहर में एक और चीज से बताता हूं। जब आप शहर में 2100 कैलोरी वाला भोजन करते हो, तो जब आप चावल लेते हो तो चावल और दाल को आप थोड़ा सा चावल थोड़ी सी दाल मिलाते हो और बहुत लोग स्पून से उसको खाते हैं। थोड़ा सा है चावल है, थोड़ी सी दाल है, उसको स्पून से खा रहे हैं। जो गांव वाला है 2400 कैलोरी वाला, वो चावल ऐसे लेता है, ठीक, ऐसे करके चावल लिया, बीच में टैंक बनाता है, उसमें दाल मिलाता है और उस टैंक से फिर दाल को चावल में पूरी तरह से मिलाकर और हाथ से वो उठा के खाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो स्पून से खाएगा तो उसको 1 घंटे लग जाएंगे चावल खाने में, इसलिए वो हाथ से उठा के और फर्स्ट क्लास स्वाद लेके खाता है, क्योंकि वो 2400 कैलोरी वाला है। 2100 कैलोरी वाले, 2100 कैलोरी तो छोड़ो, वो 1000 कैलोरी ले लें, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक। तो अब यहां पर ये डिफरेंस है ड्यू टू फिजिकल वर्क। दूसरी बात एक और बता दूं कि इतनी कैलोरी नहीं प्राप्त करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है। अब यहां एक चीज याद ध्यान रखना है आपको, इतनी कैलोरी नहीं प्राप्त करने की क्षमता जिसके पास नहीं है, आपके पास आपकी अर्निंग, आपके पास पैसा इतना है कि आप 5000 कैलोरी का भोजन ले सकते हो, लेकिन आप डाइटिंग पे हो और आप 1100 कैलोरी ले रहे हो, तो क्या गरीबी रेखा के नीचे हो गए आप? ऐसा नहीं है। तो वो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि अगर आपकी क्षमता है और नहीं ले रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि गरीबी रेखा के नीचे हो आप। यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास वो क्षमता ही नहीं है, ये चाह कर भी 2100 कैलोरी नहीं ले सकता क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है, ये चाह कर भी 2400 कैलोरी नहीं लेता। और अगर ये नहीं लेगा तो सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी? कुपोषण की समस्या। कुपोषण के शिकार होते हैं ऐसे बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग, कुपोषण के शिकार होते हैं, क्योंकि इस तरह का मानक प्रोटीन के लिए भी बना है, फैट के लिए भी बना है, मिनरल के लिए भी बना है कि अगर इतना आप पर डे नहीं ले रहे हो तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो। लेकिन बच्चों, एक बार आईएएस के इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लोग ये न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, कुपोषण की समस्या, क्या भारत के मामले में पूछा गया था, क्या भारत में केवल बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को होती है, केवल बीपीएल श्रेणी के लोगों को होती है? ये कैंडिडेट से पूछा गया था कि कुपोषण की समस्या क्या केवल बीपीएल श्रेणी के लोगों को होती है, एपीएल वालों को नहीं होती है? तो आंसर देने वाले ने, जो प्रेजेंट टाइम आईएएस है और हिमाचल प्रदेश कैडर में है, उसका आंसर था कि एपीएल में भी होती है, हाँ बीपीएल में ज़्यादा होती है, बट न्यूट्रिशन या कुपोषण की समस्या एपीएल में स्पेशली अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास में भी होती है, ठीक है। क्षमता होते हुए भी पोषण नहीं प्राप्त कर पाना, ये उनकी समस्या है, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि कुपोषण की समस्या सिर्फ गरीबी से नहीं जुड़ी हुई है, कुपोषण की समस्या जो है वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस से भी जुड़ी हुई है, जागरूकता से भी जुड़ी हुई है। व्यक्ति के पास पैसा है, अवेयरनेस नहीं है, सही जानकारी नहीं है, तो कुपोषण की समस्या हो सकती है। या फिर उसकी जीवन शैली से जुड़ी हुई है, लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है। अब जो व्यक्ति जो है अपनी यूथ एज में ड्रग्स एंड अदर थिंग्स में आ गया, तो फिर उसके लिए क्या न्यूट्रिशन, क्या कैलोरी, क्या मतलब होगा, आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह से वर्क कल्चर, कार्य की जो संस्कृति है कि हम कार्य करते हैं और
अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते। बहुत से कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे वो सोचते हैं कि यार मैथ्स पहले तैयार कर लो, इंग्लिश तैयार कर लो, रीजनिंग तैयार, मेंस देना है हमको, लोअर मेंस देना, हमको सिविल का एसएससी का मेंस देना है, हमको सिविल का मेंस देना है, इतना सब कैसे होगा? तो सारा न्यूट्रिशन कौन सा वो समझते हैं न्यूट्रिशन क्या है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, ये न्यूट्रिशन है। बट वो जो आप ले रहे हो वो क्या आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है? क्योंकि आपके अंदर जो अदर न्यूट्रिशन कैलोरी का होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए इस बात को आप ध्यान दो कि कहीं ना कहीं कुपोषण की समस्या जो है वो तमाम अन्य समस्याओं को उत्पन्न करती है। तो इसलिए केवल बेरोजगारी या गरीबी ही उसका कारक नहीं है। केवल बेरोजगारी या गरीबी नहीं कारक है। जब क्लासेस चलती हैं तो आप देखते होंगे कि कितने लोगों का विकेट गिरता रहता है। विकेट मतलब बीमार हो गए, गिर गए, हाँ, चक्कर आ गया, ठीक, तमाम तरह की ऐसी समस्याएं आपको दिखाई पड़ती होंगी इस युवा वर्ग में। और बहुत से लोगों को पता लगा हीमोग्लोबिन कम है, ये कम है, हाँ, तमाम तरह की चीजें हैं। वो क्या है? उनके पास क्या क्षमता नहीं है? क्षमता है। तो इसका मतलब वो जानबूझकर अपने को बीपीएल के अंतर्गत रखना चाहते कि हमारे पास क्षमता नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक सांकेतिक रूप से आपसे, सिंबॉलिक रूप से आपसे ये बता रहा हूं कि आपको अगर अपने को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है, अगर आपको अपने आप को मेंटली फिट रखना है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है, तो आपको अपने आप को फिजिकली भी फिट रखना होगा, ठीक है। और रखना होगा के लिए फिर आपको प्रॉपरली, चाहे आप रोटी हो, चावल हो, दाल हो, सब्जी हो, हर एक चीज़ जो है, हाँ, इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, हाँ, हमारा जैसा बजट है वैसा हमारा न्यूट्रिशन हो सकता है, तो वो उसका प्रॉपर हम ध्यान रखें, ठीक है। अब अगली परिभाषाओं में आते हैं। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण और कैसे कैसे किया गया है, इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो अब जो है अगला जो निर्धारण किया गया गरीबी रेखा का, हाँ, ये भी मैं बता दूं कि योजना आयोग ने जो निर्धारण किया था 1956 में किया था, ठीक है, 1956 में किया था। अब एनएसएसओ के अनुसार बीपीएल, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो सैंपल सर्वे, सैंपल्स को लेकर सर्वे करने वाला ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ, इसके द्वारा जो गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया है वो प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर किया गया है। प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर किया गया है। और एनएसएसओ ने इसका निर्धारण जो है वो जो लेटेस्ट किया है अभी 2009 में, 2009 में जो किया है, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र या शहरी क्षेत्र, दोनों का अलग अलग, शहरी क्षेत्र। तो एनएसएसओ के अनुसार, ये एनएसएसओ कहता है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर उसने कहा कि 356 रुपये प्रति व्यक्ति, 356 रुपये प्रति व्यक्ति, और नहीं सॉरी, हाँ सही है, शहरी क्षेत्र में 538 रुपये, अब उसमें पैसे भी है, मैं उसको नहीं लिख रहा हूं, 538 रुपये प्रति व्यक्ति, ठीक है। तो एनएसएसओ के अनुसार प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय है, पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है
ग्रामीण क्षेत्र में 356 रुपये प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्र में 538 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के उपभोग व्यय की क्षमता नहीं रखने वाला व्यक्ति, नहीं रखने वाला व्यक्ति बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक, प्रति माह पर मंथ जो है इतने रुपए की अगर वो अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं पर, जो भोग की आवश्यकताएं जैसे भोजन है, उस पर नहीं व्यय कर सकता, ये 2009 की परिभाषा है, तो वो गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। ठीक, तो ये दूसरी परिभाषा जो हमारी यहाँ पर योजना आयोग के बाद दी गई, ठीक है, उसके आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया है। ठीक, अब इसके बाद दो समितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं जो भारत सरकार के द्वारा गठित की गई गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए। तो उन दो समितियों की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली समिति इसके बाद है सुरेश तेंदुलकर समिति। सचिन तेंदुलकर आप जानते होंगे, ये सुरेश तेंदुलकर हैं। सुरेश तेंदुलकर कमेटी या समिति, इन्होंने 2012 में अपनी रिपोर्ट दी। 2008 में गठित हुई थी, 2012 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और अपनी रिपोर्ट में इन्होंने गरीबी रेखा का जो निर्धारण किया है, ठीक है, वो प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय और 6 आधारभूत आवश्यकताओं के आधार पर। तो सबसे पहले इन्होंने प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, क्या उपभोग व्यय पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या निर्धारित किया है, इस पर आते हैं। तो यहां भी होगा ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। भाई ग्रामीण क्षेत्र में कहते नहीं कि आपके पास इतना पैसा, वहां पर चीजें आपको सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन शहर में क्या हो जाएगा, आपका जो लिविंग है वो महंगा हो जाएगा। तो इस वजह से दोनों का जो व्यय है वो अलग अलग निर्धारित किया जाता है। अब सुरेश तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्धारित किया था वो 816 रुपये, 816 रुपये प्रति व्यक्ति पर कैपिटा। शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति, ठीक है, पर कैपिटा। तो ये निर्धारण किया इन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, ठीक है, कि ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये पर कैपिटा और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति या पर कैपिटा नहीं, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, मासिक उपभोग व्यय नहीं प्राप्त करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है। ये इन्होंने पहली बात कही, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे शहर में कोई एक 5 लोगों का परिवार है, तो उस परिवार के द्वारा अगर 5000 रुपये प्रति माह, 5000 रुपये पर मंथ अपने परिवार के उपभोग पर नहीं खर्च कर पा रहा है, तो वो गरीबी रेखा के नीचे होगा। ठीक, सेम यही चीज अगर हम गांव में बात करें तो लगभग 3500 रुपये प्रति परिवार, फैमिली 5 लोगों की है ना, तो पर कैपिटा 800 हुआ, 816 हुआ, पर कैपिटा 1000 हुआ 5 लोगों का। तो परिवार का अगर नहीं खर्च कर पा रहा अपने भोजन, स्वास्थ्य एंड अदर जो भी आवश्यकताएं, तो फिर वो गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक, इसके अतिरिक्त ये तो इन्होंने माना कि ये तो प्रति व्यक्ति, इसके अतिरिक्त इन्होंने बीपीएल के निर्धारण के लिए,
बिलो पॉवर्टी लाइन या बीपीएल के निर्धारण के लिए दूसरा पॉइंट दिया, बीपीएल के निर्धारण हेतु, ठीक है, 6 मूलभूत आवश्यकताएं, 6 आधारभूत आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब ओवरऑल तो हमने वो कर दिया, लेकिन इसके अलावा जो 6 आवश्यकताएं हैं उसकी बात इन्होंने कही। तो उसमें इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा या स्वच्छता या क्लीननेस, ठीक है, यानी स्वच्छता मतलब स्वच्छ वातावरण, बुनियादी संरचना जैसे घर, महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था। इसको भी गरीबी के निर्धारक मानकों में ये स्वच्छ वातावरण इन्होंने कहा था। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स इन्होंने दिए कि गरीबी रेखा का निर्धारण करने में इन 6 बिंदुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य, हेल्थ, शिक्षा या एजुकेशन, स्वच्छ वातावरण। आप देखिए कि ज़्यादातर स्लम एरिया जो है, जहाँ पर गरीबी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आपको दिखता होगा कि बहुत गंदगी है। अब स्वच्छ वातावरण नहीं होगा तो स्वास्थ्य होगा वहाँ पर? आज स्वच्छ भारत मिशन या ऐसी चीज़ें क्यों चलाई जा रही हैं? ठीक, तो कहीं ना कहीं वो बीमारियों का भी कारक होती हैं। जो व्यक्ति पैसे वाला है, अच्छा है, तो वो गंदगी नहीं मचाएगा। वो, हाँ, वो गंदा व्यक्ति है तो बात अलग है, बट ऐसे नॉर्मली नहीं मचाएगा। ठीक है, हाँ, तो नाली नहीं है, तमाम तरह की समस्याएं हैं वहाँ पर। बुनियादी संरचना, घर, टॉयलेट, ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी संरचना, ये होना चाहिए। महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था, महिलाओं के लिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल महिला प्रेग्नेंट है तो अब उसको काम तब भी करना पड़ रहा है, तो विशेष नहीं है। प्रेग्नेंट है तो उस समय उसको प्रॉपर अलग से ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, तो क्या वो न्यूट्रिशन मिल रहा है? वो विशेष व्यवस्था में। बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था, बच्चों का एजुकेशन के अलावा क्या विशेष? बच्चों को खेलने को मिल रहा है, बच्चे खेलने के लिए टाइम पाते हैं, खेलने की सुविधाएं हैं उनके पास, या बच्चा जो है वो सिर्फ उसको ये है कि तुम स्कूल से आए अब ये काम में लग जाओ, वो काम में लग जाओ। आप जानते हैं भारत में बहुत सारे बच्चे बहुत तरह के काम करते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको उसमें लगाया जाए। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। ठीक, तो अब अगर हम बात करें बच्चों कि इसके अलावा जो है क्या चीज़ें अब इम्पॉर्टेंट हैं, तो एक और कमेटी है जो लेटेस्ट कमेटी कही जाएगी, क्योंकि अभी वर्तमान में जितने भी गरीबी के आंकड़े हैं वो उसी कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित हैं, और उसका नाम है सी रंगराजन कमेटी। तो अभी वर्तमान में भारत में जितने भी गरीबी के आंकड़े जारी किए जाते हैं वो सब सी रंगराजन समिति या कमेटी, सी रंगराजन समिति के अनुसार बीपीएल क्या है। ठीक, बीपीएल का निर्धारण सी रंगराजन समिति कैसे करेगी, इस पर हम आते हैं। तो सी रंगराजन समिति ने जो है, जो बीपीएल का निर्धारण किया है वो 2 प्रकार से किया है। ठीक, सबसे पहला निर्धारण किया प्रति व्यक्ति उपभोग,
प्रति व्यक्ति उपभोग या कंजम्पशन के आधार पर। ठीक, अब पर कैपिटा कंजम्पशन मतलब समझ गए होंगे आप, प्रति व्यक्ति उपभोग मतलब कैलोरी उपभोग, कैलोरी कंजम्पशन। अब दोनों जगह क्या होगा, वो अलग अलग होगा, ग्रामीण और शहरी। ठीक, तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, योजना आयोग ने ग्रामीण के लिए 2400 किया था, शहरी के लिए क्या था 2100। अब आप देखिए बदलाव आ गया, सी रंगराजन समिति ने जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके लिए किया 2155 कैलोरी और शहरी क्षेत्र के लिए किया 2090 कैलोरी पर डे। ये पर डे है, ठीक है, पर पर्सन, पर डे पर पर्सन। ठीक, 21, अब उसी परिभाषा पे आ जाइए, उससे याद कर लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र में वहां था 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति नहीं प्राप्त करने वाला गरीबी रेखा से नीचे होगा। बट लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, अब 2400 2100 आपको सिर्फ योजना आयोग के मामले में याद रखना है। अभी अगर ये पूछा जाए, अगर समिति का नाम भी ना पूछा जाए और ये पूछा जाए कि भारत में कितने कैलोरी के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का निर्धारण करते हैं, 2155। कितने कैलोरी के आधार पर, 2090 शहरी क्षेत्र में। ठीक, अब इसी आधार पर आपको उत्तर देना है। तो अब आप देखिए 2400 कैलोरी से घटाकर अब क्या कर दिया गया, 2155। शहर में ज़्यादा अंतर नहीं आया है, लेकिन गांव में ज़्यादा अंतर आ गया, बढ़ने की जगह कम हो गया। क्यों? क्योंकि गांव में भी अब फिजिकल वर्क कम हो गया, भौतिक कार्यों में कमी आई है। तो अब वहाँ पर 200-250 कैलोरी की कमी, ठीक है, यहाँ दिख रहा है। ठीक, कि कहीं ना कहीं आप देखिए 150 कैलोरी की कमी दिख रही है कि वो कर गई। यहाँ पर सिर्फ 10 कैलोरी की कमी है, लेकिन यहाँ 150 कैलोरी की कमी की गई है। मतलब गांव में भी मोबाइल पहुंच गया है, मल्टीमीडिया मोबाइल पहुंच गया है, टेलीविज़न पहुंच गया है। ठीक है, तो अब फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, तो अब मोबाइल देखने के लिए ज़्यादा कैलोरी नहीं चाहिए, पड़े रहो ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह। तो गांव में उसका असर बहुत व्यापक रूप से हो गया है और ये नई परिभाषा उसी आधार पर है। ठीक, अब दूसरी बात इन्होंने कही, जो सेकेंड थिंग था, दूसरा, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहां भी होगा ग्रामीण और शहरी। तो ग्रामीण में क्या रखा है, 972 रुपीस और शहरी में है 1407 रुपए। ठीक, 972 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, सॉरी प्रति माह, पर मंथ, पर पर्सन, पर मंथ, पर पर्सन। ठीक, तो आपने देखा सुरेश तेंदुलकर समिति ने यहां पर 1000 रुपए रखा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अंतर आ गया, अब 1407 रुपए हो गए। ठीक, तो यहां पर अभी सुरेश तेंदुलकर की समिति की बात करें तो यहां 816 से कितना हो गया, 972 हो गया, और यहां 1407। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपए और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह नहीं प्राप्त करने वाला, उपभोग करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे होगा। और इसके अतिरिक्त जो सुरेश तेंदुलकर समिति में जो पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को भी इन्होंने इंक्लूड किया है कि गरीबी रेखा का निर्धारण करने में उन पॉइंट्स को भी लिया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी को भी एक पॉइंट शामिल किया जाना चाहिए कि उनके पास वो अवेलेबल है कि नहीं। स्वच्छ वायु और जल, स्वच्छ वायु और जल भी एक पॉइंट रखा गया।
वो उनके पास अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। और कम्युनिकेशन या संचार को भी शामिल किया गया। मतलब जो सुरेश तेंदुलकर की समिति के 6 पॉइंट्स थे उसमें मुख्य रूप से इन्होंने 3 और इंक्लूड कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत, कम्युनिकेशन या संचार और स्वच्छ वायु और जल, ठीक है। तो मोटे तौर पर अगर हम कहें बच्चों, तो अगर ये कहा जाए, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पॉवर्टी के जो डेटा हैं वो देखेंगे और उसके बाद फिर हम बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करेंगे, ठीक। तो बस ये 2 ही लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है वो डेटा वाला होगा, बहुत और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें डेटा होंगे वर्ल्ड के और इंडिया के डेटा होंगे, स्टेट्स के डेटा होंगे, ठीक। तो यहाँ पर इंडिया के जितने भी डेटा आएंगे, भारत में इतने % लोग गरीबी रेखा के नीचे, हाँ, इंडिया में कौन से टॉप स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी है, सबसे कम गरीबी है, यूनियन टेरेटरी में, वो सारे डेटा सी रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित होंगे और जिसमें गरीबी का निर्धारण इस आधार पर किया गया है, ठीक। तो बच्चों, आज जो चीज़ें बताई गई हैं उसको आप समझिएगा, उसको नोट्स बनाइएगा और नेक्स्ट सेक्शन आपका जो होगा वो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ डेटा होंगे और अनएम्प्लॉयमेंट की जो एक्सप्लेनेशन है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आपका दिन शुभ हो और सेफ रहिए, अच्छे से जम के स्टडी करते रहिए। आप जो है आने वाले एग्ज़ाम्स को क्रैक करने वाले हैं, आप अपनी कंपटीशन की कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं, सबसे बड़ी बात आपकी यही है। ओके बच्चों।